नमस्कार स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने द्विनाम पद्धति और 5 जगत वर्गीकरण को समझा था। आज हम वर्गीकरण की एक आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति कोर्ल-बोइस द्वारा दी गई 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। 3 डोमेन सिस्टम राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अंतर पर आधारित एक नई क्लासिफिकेशन सिस्टम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कोर्ल-बोइस द्वारा सन 1990 में सुझाई गई थी। विकास के सबसे व्यापक रूपों का प्रतिनिधित्व उन 3 डोमेन द्वारा किया गया था जिनमें इस दृष्टिकोण ने सभी जीवन को विभाजित किया। आर्किया, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकेरिया। विटकेर के 5 जगत किंगडम जैसी पूर्ववर्ती प्रणालियों के विपरीत बोइस का मॉडल केवल स्ट्रक्चर या फंक्शनल विशेषताओं के बजाय मॉलिक्यूलर और जेनेटिक अंतरों पर केंद्रित था। कहने का मतलब ये है कि जो 3 डोमेन पद्धति है इसको कोर्ल-बोइस नाम के वैज्ञानिक ने सन 1990 में सुझाई थी। और उन्होंने किस आधार पे जो बैक्टीरिया के राइबोसोमल होते हैं, आरएनए की संरचना और उनके जो आणविक विकास के संबंध होते उनके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। ये प्रणाली 5 जगत वर्गीकरण से अधिक वैज्ञानिक और आधुनिक मानी जाती है क्योंकि इसमें केवल बाह्य लक्षणों के बजाय कोशिका एवं उसके आनुवंशिक समानताओं को भी आधार बनाया गया था। 3 डोमेन सिस्टम के अनुसार जितने भी हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव को 3 प्रमुख डोमेन में रखा गया है या बांटा गया है। उन कौन कौन से है? एक तो हमारा है आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा है यूकेरिया। इन तीनों डोमेन में सभी जीवों को अलग अलग विभाजित किया गया है उनके आरएनए के स्ट्रक्चर, उनके विकास संबंध, आणविक विकास संबंध के क्षेत्र में। पहला डोमेन है आर्किया। यद्यपि आर्किया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बैक्टीरिया से बहुत भिन्न होता है। इनकी सेल मेम्ब्रेन में भिन्न आरआरएनए सीक्वेंस और यूनिक लिपिड्स होते हैं। इनकी सेल वॉल्स में बैक्टीरिया की तरह पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता और इनकी मेम्ब्रेन्स में लिपिड्स में एस्टर बॉन्ड्स के बजाय ईथर बॉन्ड्स होते हैं। चूँकि ये गर्म झरनों, नमकीन झीलों या गहरे समुद्र के जलीय तापीय छिद्रों जैसी कठोर परिस्थितियों में पनपते हैं, इसीलिए आर्किया को अक्सर एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए मेथेनोजेंस जो मीथेन उत्पन्न करते हैं, हेलोफाइल्स जो नमक प्रेमी होते हैं और थर्मोएसिडोफिल्स जो हीट और एसिड प्रेमी होते हैं शामिल किया था। और इस समूह के जितने भी जीव थे वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मतलब इनका जो कोशिकीय संगठन होता है वो एक कोशिकीय होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया से संरचनात्मक और आनुवंशिक रूप से थोड़े भिन्न होते हैं। आर्किया नॉर्मली चरम परिस्थितियों जैसे उदाहरण में हमने पढ़ा है कुछ मेथेनोजेंस होते हैं जो मेथेन को उत्पन्न करते हैं। मेथेनोजेंस अधिकतर कहाँ पाए जाएंगे? जो हमारे गाय के गोबर होता है वहाँ पे कुछ आपको मेथेनोजेंस बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, क्योंकि गाय के गोबर से हम मेथेन गैस के थ्रू ही बायोगैस का निर्माण भी कर सकते हैं। हेलोफाइल्स जो नमक प्रेमी होते हैं ये अधिकतर आपको समुद्र में देखने को मिलते हैं। और थर्मोएसिडोफाइल्स ये अत्यधिक तापमान पर रहने वाले जीव होते हैं। और आर्किया के अंतर्गत रहने वाले सभी जीवों के जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता और इनका जो राइबोसोमल आरएनए बैक्टीरिया से थोड़ा अलग प्रकार का होता है। पहले आर्किया को बैक्टीरिया का ही भाग माना जाता था, लेकिन आरआरएनए के विश्लेषण के आधार पर इन्हें एक अलग डोमेन में रखा गया जिसको आर्किया डोमेन कहा जाता है। दूसरा डोमेन है यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया डोमेन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे आम प्रकार का बैक्टीरिया, इन्हें यूबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यूबैक्टीरिया को नॉर्मली ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनके मेम्ब्रेन्स में पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल्स और एस्टर लिंक्ड लिपिड्स होते हैं। जो यूबैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाले जीव है इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें भी एक कोशिकीय वाले इनका कोशिकीय संगठन देखने को मिलता है।
बैक्टीरिया लगभग प्रत्येक आवास में पाए जाते हैं, जिसमें मिट्टी, पानी, हवा और जीवित जीव शामिल हैं। बाइनरी फिजन द्वारा अलैंगिक रूप से रिप्रोडक्शन करते हैं। ये अपघटन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और रोग के विकास जैसी एक्टिविटीज के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्ट्रेप्टोकोकस और ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई। बैक्टीरिया के जितने भी जीव होते हैं, इनको सत्य बैक्टीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी जो भी प्रतिक्रिया होती है उनको सबके सामने प्रदर्शित करते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन या जनन की क्रिया होती है बाइनरी फिजन के द्वारा होती है, और ये अलैंगिक रूप से अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। और इनमें अपघटन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा होता है, जो मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों के साथ अपनी क्रिया करके अपने स्थिरीकरण की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा डोमेन है यूकेरिया। यूकैरियोटिक सेल्स वाले सभी जीव जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म और एक वास्तविक न्यूक्लियस शामिल है, यूकेरिया डोमेन के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक न्यूक्लियस शामिल है मतलब इसके जीवों का जो कोशिकीय संगठन स्तर रहेगा वो सारा यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में ही न्यूक्लियस शामिल होता है। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया के किंगडम सभी इस डोमेन में शामिल है। यूकेरियोट्स कोलियोनिक मल्टीसेलुलर मनुष्य की तरह या यूनिसेलुलर अमीबा की तरह हो सकते हैं। जी हाँ, जो डोमेन यूकेरिया होते हैं उसमें कुछ एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी सहजीवी प्रकार के होते हैं। पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं उसी तरह से अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जंतुओं और फंगस में पाए जाते हैं ये, या फिर ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसी और जीवों के शरीर में उपस्थित रहकर उनके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके ही शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, यानी मिश्रित लक्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कुछ स्वपोषी होते हैं, अपने अपने जैसे भोजन बनाता है और दूसरों के शरीर पर भी निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाते हो सकते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ के कॉम्प्लेक्स लेवल होते हैं और ये मुख्य रूप से लैंगिक रूप से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें अगर हम जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, पौधे, फंगी, अमीबा, हम सभी डोमेन यूकेरिया के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ हमारा जो कल का वर्गीकरण वाला चैप्टर था आज खत्म होता है। एक पार्ट 1 हमने कल डाल दिया था और पार्ट 2 आज आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।